हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 3 करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो कि टीचर्स ने भी हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम कराए उनमें से मैं क्वेश्चन छाँट छाँट के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इसी लेवल का पेपर आपका देखने को मिलने वाला भी है। टीचर्स पेपर कराएगा तो आप मान के चलिए कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है और पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल के लेके चलनी ही पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी भी समझ लीजिए, या अगर आपको नौकरी करनी है तो ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो करिए साथ ही उस टाइप के क्वेश्चन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन ढूंढिए, गूगल से निकालिए और उनको सॉल्व कीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा इन सेल में, ये समझ लीजिए। तो चलिए इस पेपर को रियल पेपर की तरह लेके चलिएगा, सीरियसली। कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, इसको रियल पेपर लेके चलिएगा। खुद से सॉल्व कीजिएगा सवाल को कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। और ये जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना इस बार, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यानी कि जैसे एलिमेंट्री नॉलेज जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आज, इंजन वगैरह क्वेश्चन, ये डीआरडीओ और रेलवे के द्वारा पूछे हुए सवाल हैं। तो समझ लीजिए क्या क्वेश्चन का लेवल होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको याद रखना, जो पिस्टन के व्यास होता है सिलेंडर के व्यास से हमेशा कम होता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है ना, हमेशा लेस रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलों में निम्न प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इन मोटरसाइकिल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम आर यूज्ड। तो फ्रेंड्स, जो भी टू व्हीलर होते हैं हमारे, उनमें हमारा एयर कूलिंग सिस्टम होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऑलरेडी मैंने जब ब्रेकिंग सिस्टम आपको पढ़ाया था उसमें सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, कूलिंग सिस्टम पढ़ाया था उसमें सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील निम्नलिखित में से किसका बना होता है। फ्लाई व्हील इज ए मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या स्टील। तो फ्रेंड, जो फ्लाई व्हील होता है ये आपका स्टील का बना होता है। राइट आंसर होगा आपका स्टील। अगला क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स, इंजन एक यंत्र है, हम सब जानते हैं, यंत्र ही है, एक टाइप का एनर्जी हमारे प्रोड्यूस करता है इंजन। तो इंजन क्या करता है, ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर हमारा होगा हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्नलिखित की निश्चितता होती है। टर्बुलेंस इन ए डीजल इंजन इंश्योर्स द फॉलोइंग। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या है, देखो जब भी डीजल इंजन की बात करेगा और आपको ऑप्शन का समझ में ना आए और आपको ये जरूर पता लगे क्वेश्चन में डीजल इंजन की बात कर रहा है, तो आपको दिमाग में एक चीज़ जरूर लेके चलना है, वहाँ कंप्रेशन जरूर दिया होगा आपको ऑप्शन में। जहाँ कंप्रेशन लिख गया वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ कंप्रेशन कहाँ लिखा है, देखो पहले में लिखा हुआ है बाई कंप्रेशन प्रेशर। यानी अगर आपको आंसर नहीं पता है, डीजल इंजन की बात करें, तो आप कंप्रेशन में ज़्यादा फोर्स करके चलिएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा संपीड़न दबाव से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा निकलती है। व्हाट इज द एक्चुअल एनर्जी रिलीज इन ए कंप्रेशन कंबशन इंजन। तो फ्रेंड्स, जो कंप्रेशन कंबशन इंजन होते हैं वो निकलता है आपका स्प्रेड ऑफ स्ट्रोक से। तो ये होगा स्ट्रोक के फैलने से, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की पैकिंग निम्न की बनी होती है। तो फ्रेंड, जब मैंने आपको इंजन पढ़ाया था तो ये ऑयल संप के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कैसे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं, ये कॉर्क के द्वारा सेपरेट होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं रोड पे, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो कितना चालान लगेगा। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया कि आप उसका चालान काट सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे भी कानून है, धारा है, आर्टिकल है। तो ये धारा है 181 के अंतर्गत। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले जहां 100 रुपये जुर्माना लगता था वह अब कितना बढ़ा दिया गया। तो आप सबको पता है 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था नया अमेंडमेंट के साथ। तो पहले सीट बेल्ट ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना आप देते थे, लेकिन अगर अब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते और आपको पुलिस पकड़ लेती है, ट्रैफिक पुलिस, तो आपको कितना जुर्माना देना होगा, सीधे सीधे 1000 रुपये। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो कितने पेनल्टी का प्रावधान किया गया कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, पता चला आपकी जान को खतरा है, ये साथ में दूसरे की जान को खतरा आप कर देते हैं। आपकी जान को खतरा सबसे ज़्यादा है। मान लो फ़ोन में बात कर रहे हैं, ध्यान गया नहीं, आके ठोक गया आपको। ये काम कभी आप लोग करना ही मत। जो मेरे यूजर्स हैं जो गाड़ी चलाते हैं, शायद आज से गाड़ी सभी के पास है, ठीक है ना, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो। तो फिलहाल गाड़ी चलाते समय तो फ़ोन में बात किया ही मत करो। ज़्यादा अर्जेंट कॉल है तो गाड़ी साइड में खड़ा कर लो, फिर बात करो। मैं भी ऐसी करता हूँ, अगर मेरे ज़्यादा कॉल आती है तो मैं गाड़ी साइड खड़ी करके मैं बात करता हूँ, लेकिन ड्राइविंग करते समय कभी मैं फ़ोन का यूज़ नहीं करता हूँ, ये समझ लीजिए। तो राइट आंसर होगा हमारा कितना जुर्माना, 5000 रुपये का जुर्माना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, जब भी दिया जाता है ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर और टीसी जरूर सवाल को पूछता है। तो फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है इस बार एस के रॉय को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी के एमटीएस के पेपर उठा के देख लीजिए, लास्ट 4 साल के जीडी का पेपर उठा के देख लीजिए, सीएचएससी का पेपर उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा। मतलब 2-3 सेट छोड़ के एक सेट जरूर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक, और ये किताब बहुत पुरानी, ये मत सोचिए किताब बहुत नई इसलिए पेपर में आ रही है, ये किताब है बहुत पुरानी, लेकिन ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बुकर प्राइज विनर किताब थी जो भारत से थी हमारी। तो इसके लेखक क्या है? अरुंधति रॉय। ये आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है इस किताब को। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जैसी दिमाग क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत अरुंधति रॉय पर आपको आंसर लगा देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था? ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत करी गई थी, किस वर्ष में करी गई थी? तो ये भी आपको रखना है 1992 में। और ये रिसेंटली क्वेश्चन किस में आया था? अभी एसएससी एमटीएस के पेपर में आया था सवाल ये। ठीक है ना। इसलिए मैं जितना आज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पेपर में आए हुए सवाल है। मतलब मैंने अब तक आज कोई सवाल नहीं बनाया, मैंने उन सवालों सेलेक्टेड किया है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं टीचर्स के द्वारा बार बार, स्ट्रेटेजी के। ठीक है ना। एक पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, वही मैंने आपको पढ़ा रखा था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ध्यान से पढ़े हैं, आपको याद है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो फ्रेंड्स, जो श्याम प्रसाद, ये है क्या है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन जो किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो क्या है? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 1662 में कौन सा कानून बनाया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि दवाओं का उत्पाद और आयतन लगभग स्थिर रहता है? यानी इंग्लिश में बताएं तो विच लॉ वाज फॉर्मुलेटेड इन 1662 एंड कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा है लेकिन बहुत घुमा के पूछा गया सवाल को। इसकी पूरी राम कहानी बता दी गई, ये नियम आया कब था? तो ये लॉ है बॉयल का नियम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। और बॉयल का नियम जिनको नहीं पता है तो मैंने पढ़ा रखा है साइंस की वीडियो में, साइंस में जाके देख लीजिएगा, नहीं पता तो गूगल करके पता कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। एकलव्य पुरस्कार जब भी बटा एग्जाम में फंसा, ऐसे याद कर लीजिए। तो एकलव्य पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया, मिला 2023 में लेकिन दिया गया कब? 2022 के लिए। किसको दिया गया है? ये दिया गया पंकज आडवाणी को। अब पंकज आडवाणी बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, किसके हैं? स्क्वैश के हैं या बिलियर्ड्स के हैं? बताइएगा जरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का क्या नाम था? अभी क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं बुक्स वगैरह में, ये आपको ऑनलाइन पढ़ने पे ही मिलेंगे, वीडियो देखने पे आपको पता लगेगा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो फ्रेंड, प्रथम भारतीय नाभिकीय पनडुब्बी जो थी उसका नाम था हमारा क्या? चक्र। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे मोहनजोदड़ो लगा के आ जाते हैं और आंसर उनका हो जाता है गलत। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। देखो, हड़प्पा खोज हुई थी 1921 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज ठीक अगले साल 1922 में हुई थी। आपको ईयर भी याद रखना है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, यही पूछा जाता है, तो यह है रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, अगर ये पूछा आपसे तो आपको आंसर लगाना सिंधु नदी किनारे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड? तो बीबी का जो मकबरा है ना, ठीक ताजमहल का ही ये डुप्लीकेट समझ लीजिए, उसी को देख के ही बनाया गया है। तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 1। सासाराम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम पूछा भी था। एक आपने नाम पढ़ा होगा शेर शाह सूरी, इतिहास में एक नाम था शेर शाह सूरी, इसका जो मकबरा है वो सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है आपके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, यानी कौन सा नियम है? तो आपने नियम पढ़ा था जब आप 9th-10th पढ़े होंगे, आपने एक नियम पढ़ा होगा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R², यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या था हमारा? ये कूलाम का नियम था, आपने पढ़ा था ना कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब देखो लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड को मिलाना है आपको। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। लिस्ट ए में दिया हुआ है हमारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर।
लिस्ट 2 में दिया हुआ है, इन सब मेजरमेंट हम क्या करते हैं, भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायु वेग या आर्द्रता। तो आप सब जानते हैं फ्रेंड, भूकंप का जो मापन है वो सिस्मोग्राफ से होता है, यानी बी में 1 आना चाहिए। तो देखो बी में 1 वाला ऑप्शन है हमारे बी सी डी, यानी ये ऑप्शन तो नहीं, यानी ए ऑप्शन हमारा अब कट चुका है, ए ऑप्शन तो हमारा नहीं है अब आंसर। एनीमोमीटर में क्या नापते हैं, एनीमोमीटर में वायु का वेग नापते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो ए में 3 आना चाहिए। अब ए में 3 वाला ऑप्शन देखो एक ही दिख रहा है मेरे को, डी ऑप्शन। तो मुझे और आंसर चेक करने की जरूरत है नहीं है, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको अपना टाइम बचाना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, चलो यहाँ तो हमारा टाइम है अभी। अब देखो हाइग्रोमीटर में क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करते हैं। अब बचा क्या, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब नाप लेते हैं हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल। जहां आपको जेनेटिक शब्द दिख जाए ना, आपको फिलहाल आपको तुक्का नहीं मारना है, अगर आपको पेपर में तुक्का मारना है और सबसे दिख गया आपको जेनेटिक, तो आप आंसर लगाएंगे डीएनए पे। देखो डीएनए ही एक जेनेटिक चीज़ है हमारे शरीर में, जो हम अगली पीढ़ी को अपने देते हैं। जैसे जो एक पिता होता है, एक माँ होती है, जब उनसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें किसके गुण पाए जाते हैं, बाप माँ के गुण पाए जाते हैं। कहते होता है कि नहीं होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका डीएनए होता है। वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, एक्चुअली इंसान में डीएनए की तरफ आकर्षित होता है। जो आपके शरीर डीएनए है ना, और जो आपके बच्चे के अंदर डीएनए है वो सेम डीएनए है, इसलिए वो डीएनए उसकी तरफ आकर्षित होता है, इसलिए आप अपने बच्चे ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरे बच्चे के बजाय। ऐसा होता है, आपके बच्चों को दर्द होगा तो आपको ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन अगर दूसरे बच्चे दर्द होगा तो आपको कम दर्द फील होगा, अरे यार ऐसा हो गया, ये आप महसूस करते हैं ना। लेकिन आप अपने के लिए ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि वो खून खून होता है उसके अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। बहुत ज़्यादा आजकल ये आम बीमारी बन गई है, पथरी लोग हो जा रही है, गुर्दे में पथरी हो जाती है। और आपके किसमें, एक पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। पित्त की थैली तो और गंदी होती है, गुर्दे वाली एक निकल भी जाती है। अगर जिसके पित्त की थैली में पथरी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि वो फिर ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है, कहते तो पित्त की थैली भी निकाल दी जाती है, ठीक है ना। तो गुर्दे में पथरी होने का मेन रीज़न होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इनको टमाटर के बीज और खाने को मना करता है। टमाटर के जो बीज होते हैं ना, कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत जल्दी बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो आप सब जानते हैं हमारा भारतीय संविधान जो है वो मिक्स संविधान है, साफ किसी न किसी देश संविधान में कुछ ना कुछ लिया है, मैं आपको बहुत बता चुका हूँ। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की जो अवधारणा ली गई है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई, ये ली गई है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। और अमेरिका के संविधान से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी ली है, क्या, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं सॉरी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने वहाँ से ली है, रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर, तो आप देखते हैं संविधान संशोधन होते रहते हैं, नए नए कानून आते रहते हैं, संविधान संशोधन हम करते रहते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, पहले आपको आर्टिकल बता देता हूँ मैं। आर्टिकल पूछा था एग्जाम के अंदर 368, ये आपको याद रखना है। अब संविधान के कौन से भाग में इसकी बात करी गई है, पार्ट नंबर 20 यानी भाग 20 में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये हमने किस देश संविधान से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मैंने आपकी तैयारी करा दिया और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों एग्जाम पूछे हुए सवाल हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है, झरिया, रानीगंज, कोरबा या सिंगरौली। तो फ्रेंड्स कोयले की तैयारी कर रहे हैं तो कोयले रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार की बात कर रहा है, कोयला भंडार की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कोल रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा झरिया में है। अब झरिया कहाँ पर है, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके मैथ के सवाल शुरू हो जाएंगे। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये है, दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, ऑफ सीजन के कारण दुकानदार जैकेट पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, तो जैकेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं, हमें जैकेट का सेलिंग प्राइस हमको बताना है। तो आप देखते हैं कितनी बार जैसे आप गर्मी में गर्म कपड़े लेने जाएंगे तो आपको सस्ते पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑफ सीजन होता है, दुकानदार अपना स्टॉक निकालना चाहता है तो आपको सस्ते कपड़ा दे देता है, तो उसी की बात अब कर रहा है। अब देखो 800 रुपये की जैकेट थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑलरेडी 10% छूट देता ही है अपने सामान पे, यानी 90/100 में बेचता होगा वो, और ऑफ सीजन के कारण 5% अलग से छूट दे दी, एक्स्ट्रा छूट दी उसने, तो यानी बेची 95/100। बस इसी को आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से पहले हम 2 जीरो उड़ा देते हैं, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा देते हैं। अब यही हमको सॉल्व करना है। अब देखो 2 से काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये 5 से कट ही जाएगा, 5 का 5, 5 ने 45 हो गया। अब देखो 9 नीम, अब देखो आप देखो और सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो 4 बचा है, 9 बचा है और 19 बचा है, इन्हें आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। इन 4 बचा है, 9 बचा है और 19 बचा है, बाकी सब तो कट चुका है।
हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो 4 निम्मा, देखो 9 निम कितना होता है 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, और 1 की गुणा हम 4 से करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। यानी लास्ट में जिसके 4 आएगा वही हमारा आंसर होगा। राइट आंसर हमारा देखो 4 वाला ऑप्शन हमको एक ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन 684, यही इसका आंसर है, पहला नंबर ऑप्शन। आप चाहो तो उसको पूरा गुणा भी कर लो, पूरा गुणा करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। 4 निम्मा 36, 36 गुणा 19 कर लो तब भी आपका आंसर 684 ही आएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा 684 रुपये। 684 रुपये में उस जैकेट को बेचा, 800 रुपये के सामान को 684 में उसने बेचा थे डिस्काउंट के बाद। अगला सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले देखो कह रहा है कि 2 ट्रेनें बेंगलुरु और चेन्नई से एक ही समय शुरू होती है। यहाँ पे देखो टाइम कांस्टेंट है, पहला दिमाग को बताना टाइम, हाँ टाइम कांस्टेंट चल रहा है, यानी जो स्पीड का रेशो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशो भी होगा, क्योंकि जब समान समय होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो हमेशा बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक ही समय शुरू होती हैं और 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर गति से एक दूसरे को बढ़ती हैं। ठीक है, एक ही समय शुरू हो गई, मान लो 12 बजे ट्रेन शुरू हुई चेन्नई से भी और बेंगलोर से भी, लेकिन एक की स्पीड है 80 किलोमीटर और दूसरी स्पीड है 95 किलोमीटर। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की अधिक यात्रा की है। तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी, हमसे दूरी पूछ रहे हैं कि दोनों की दूरी है कितनी। अब देखो एक ट्रेन जाहिर सी बात है एक दूरी जाते हैं कभी, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड डिफरेंस है, एक की चाल 80 है और एक की चाल 95, जैसे जो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करी होगी समान समय में ही, और जिसकी चाल स्पीड कम है उसने कम दूरी तय की होगी। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही रहा आपको सीधा सीधा। अब देखिए मान लेते हैं ये बेंगलुरु है बी और ये है चेन्नई। अब देखो ट्रेन एक यहाँ से चली सेम डायरेक्शन में, एक यहाँ चली इस डायरेक्शन में समान समय में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आके मिली होंगी, जब इस पॉइंट पर आके मिली होंगी तभी तो पता लगा कि हाँ एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से कितनी थी 180 किलोमीटर दूरी जा तय कर ली है। तो इसके बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमको निकालने की, इस टोटल ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी दोनों ट्रेनों ने, कैसे निकालेंगे। अब देखो फंडा समझाई दी। अब देखो स्पीड का रेशो क्या है, हमको स्पीड दी हुई है, स्पीड का रेशो है 80 किलोमीटर और 95 किलो। इसका हम सरल से सॉल्व करेंगे तो कितने में कट जाएगा ये, इसको आप काट दो 16 पंजे 80 और 19 पच्चे 95, ये हमारे क्या है स्पीड का रेशो। तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया समान समय है सेम, जब हमारा टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है, 16 और 19। अब देखो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की अधिक यात्रा की, हमको दिख भी रहा रेशो में। देखो एक ट्रेन का जो डिस्टेंस आ रहा है 16 आ रहा है, एक ट्रेन का डिस्टेंस रेशो में 19 आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का रहा है 3 का रहा है, यानी यही 3 जो ज़्यादा हुआ, ये डिफरेंस क्यों है, ये 180 किलोमीटर की वजह से ये रेशो में डिफरेंस हमारा आया, हमको दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि 180 किलोमीटर की ज़्यादा यात्रा करी गई है। हमको पूछा गया, हमको बीच की दूरी पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, हम दोनों जोड़ देंगे टोटल डिस्टेंस को निकल आएगी हमारी। देखो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 60, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो 16 और 19 हम जोड़ देंगे, 16 19 कितना होता है, 16 19 हो गया 9 6 15, 1 2 3 और 35, टोटल यूनिट की वैल्यू आ गई 35 रेशो आ गई। एक रेशो वैल्यू कितनी है 60, तो 35 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 35 इंटू 60 हम कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम 35 इंटू 60 कर लेते हैं, 35 टोटल डिस्टेंस और 60 हमारी रेशो की वैल्यू। अब जो कट जाएगा 6 पंजे 30, 1 जीरो पैसे लगा दो, 6 6 18 और 3 21, यानी 2100 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में है। तो राइट आंसर होगा 2100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ में आपको आ गया। तो हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले हमने स्पीड का रेशो निकाला, समान समय था, जब समय हमारा कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशो होता है। तो स्पीड का रेशो हमारा कितना आया था 16 और 19, तो डिस्टेंस का रेशो हमारा क्या आ गया 16 और 19। हमने यहाँ को उलटफेर नहीं करा। फिर एक ट्रेन 180 किलोमीटर ज़्यादा तय करी, हमको रेशो भी दिख रहा है 3 ज़्यादा तय करी, तो 3 की वैल्यू 180 दी हुई है, 1 की वैल्यू आ गई है 60। हमसे पूछा टोटल दूरी, तो टोटल दूरी यही है हमारे पास 16 और 19, जो रेशो ये दूरी तो है हमारी। तो 16 और 19 को हमने जोड़ दिया तो हमारा आया जो भी आया उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो शंकु आप सब देखा ही है, ऐसा होता है, बर्थडे टोपी पहनी है ना, बर्थडे टोपी वैसी होती है। अब देखो इसमें हमको क्या दिया, ऊंचाई दी, हाइट हमको दी हुई है 24, तिरछी ऊंचाई यानी ये हमको दिया 25, हमको निकालना, हमको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ आएगा 7। अब कहेंगे 7 कैसे आ गया, अब देखो जब हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, अगर ये निकालना है तो क्या 90 डिग्री करने बनना है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो 25 का और कितना होता है 625, मैंने 24 का कितना 576, उसको जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, इसका कंट्रोल निकालें कितना आएगा 7,
और ये ट्रिपलेट भी होता है, 7 चौबीस 25 के ट्रिपलेट बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 7 चौबीस 25 हमारा आ गया, यानी आर हमारा आ गया 7, हाइट हमारी आ गई 24 और एल हमारा आ गया 25। अब देखिए सूत्र क्या होता है शंकु के परिपथ क्षेत्रफल का, ऐसा सूत्र होता है पाई आर एल। अब देखो पाई की वैल्यू सब जानते हैं 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली 7 और एल हमको दिया ही हुआ है तिरछी ऊंचाई 25। तो 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट। अगला सवाल है, पूजा 36 दिनों में एक काम करती है, अंकिता इस काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि पूजा और अंकिता एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन अंकिता काम पूरा होने 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कुल काम पूरा हुआ। यानी हमको कुल देर निकालने कि कितने दिनों काम हमारा पूरा हुआ है। अब देखिए, ये है पूजा, ये है अंकिता। पूजा काम करती है 36 दिन में, अंकिता की एफिशिएंसी 30 दिन। तो हम टोटल काम एक मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 36 और 30 का एलसीएम ऐसा को मल्टीपल ले लो जो दोनों से कट जाता है। हम ले लेते हैं 180। ये हो गया हमारा पूरा काम। 180 कैसे आया, वो 30 और 36 का एलसीएम भाई। लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि आप टोटल काम कैसे निकालते हो, हम टोटल काम ऐसे निकालते हैं। तो 30 और 36 का आप ऐसा गुणनखंड ले लीजिए अपने मन से, 30 का मल्टीप्लाई और जो दोनों से कट जाए। तो देखो 180 ऐसा नंबर है जो 30 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। तो ये हमने पूरा काम मान लिया। तो ये कितने बार कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ये कितने बार कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 36 पंजे 180 और 30 सिक्का 180। तो अंकिता की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 और पूजा की एफिशिएंसी आ गई 5। अब देखो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, लेकिन अंकिता काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चलेगी। अब देखो 3 दिन पहले काम छोड़ के, डेट में अंकिता का जो 3 दिन का काम होगा वो पूजा ने करा होगा, तो हम अंकिता का काम करवाएंगे। अब देखो 180 काम तो टोटल था ही हमारे पास, पूजा काम अंकिता छोड़ के चली गई 3 दिन पहले, यानी 3 दिन का काम कितना होगा, जब एक दिन 6 काम करती थी तो 3 दिन में कितना करेगी, 18 काम करेगी। यानी ये भी जुड़ जाएगा पूजा करने के लिए। 8 9 198, यानी टोटल काम कितना हो गया, अब टोटल काम हो गया 198 हो गया। उनकी एफिशिएंसी कितनी आई थी, 6 और 5, यानी दोनों कितने दिन में काम पूरा हो गया होगा, 6 और 5 11। अब 11 से उसको डिवाइड कर दो, 11 कम 11 बचेगा 8, 11 8 88, यानी 18 दिन में वो काम पूरा हुआ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर की 1000 मीटर की दौड़ में राम लक्ष्मण को 120 मीटर से हरा देता है। यदि राम की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो लक्ष्मण की गति क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। अब देखिए सब जानते हैं, रेस होगी, ये टोटल डिस्टेंस होगी 1000 मीटर की, यानी 1000 मीटर रेस की एक रेस करवाई जा रही है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, एक है राम और एक है लक्ष्मण। तो देखो क्या कह रहा है सवाल कि 1000 मीटर की दौड़ में राम लक्ष्मण को 120 मीटर हरा देता है। डेट मीन्स का मतलब क्या हुआ, जितनी दूरी जितने समय में राम 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा होगा, लक्ष्मण उतनी ही दूरी उतने ही समय में 1000 में से 120 घटा दो, कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 10 में 2 गया 8, यहाँ बचेगा 880। ठीक है, 880 की दूरी हमारी बच रही है 100 मीटर की। ठीक है, अब देखो हुआ क्या होगा हुआ क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट रुको। राम ने जितनी दूरी तय करी 1000 मीटर की, लक्ष्मण ने उतनी ही दूरी तय करी कितनी देर में, 880 मीटर दूरी तय करी। यानी जितने समय राम ने लक्ष्मण ने 1000 मीटर दौड़ा होगा, लक्ष्मण उतनी देर में 880 मीटर दौड़ा होगा, तभी तो 120 मिनट डिफरेंस आया, तभी तो हमारा राम जीत गया और लक्ष्मण हमारा हार गया। तो स्पीड का रेशो हमारा क्या आ गया, यहाँ से देखो स्पीड का रेशो आ गया हमारा 1000 इंटू डिस्टेंस का रेशो आएगा हमारा, और यहाँ पे आगे 120 मीटर हरा देता है। डेट मीन्स यहाँ पे आएगा 880। देखो 0 0 काट दो, 4 से काट दो उसको, 4 25 चौका 100 और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 25 और 22 का रेशो हमारा आ गया। ठीक है ना। और सवाल क्या कह रहा है, यदि राम की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो राम की गति 40 किलोमीटर घंटा है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 25 है, यानी 25 किलोमीटर दूरी है वो 40 किलोमीटर के बराबर होगी। हमसे पूछा गया लक्ष्मण की गति कितनी थी 22, हमको 22 का मान हमको निकालना। हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो तो 25 बराबर है 40, तो 22 का मान हमको निकालना है। 22 किसी लक्ष्मण की, तो कितना हो जाएगा 40/25 गुणा 22। अब सो काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 और 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 8 और 4.50 की मल्टीप्लाई करो तो 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, 35.2 किलोमीटर पर आवर होगी लक्ष्मण की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर देखो 2 में हमको दिया हुआ है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा फॉर्मूला था, तो फिर से समझा देता हूँ। स्पीड का रेशियो क्या निकला, राम का था 1000,
क्योंकि जितने समय में राम ने 1000 मीटर की जो दूरी तय करी, लक्ष्मण ने उतनी ही दूरी 880 तय करी। क्योंकि देखो 1000 मीटर दौड़ती है, समय तो कांस्टेंट रहा होगा। देखो यहाँ भी हमको समय का देखो फॉर्मूला कैसे निकल रहा है हमारा। देखो समय तो सेम है ना, अगर कोई रेस शुरू होगी तो वो तो समान समय में शुरू होगी ना। ऐसे थोड़ी कि राम के लिए अलग समय था, लक्ष्मण अलग समय था, दोनों के एक ही साथ बकाया होगा। लेकिन राम 1000 मीटर दौड़ गया, लेकिन लक्ष्मण 880 मीटर ही दौड़ पाया। सपोज 2 मिनट 3 मिनट जो भी समय रहा होगा, तो 120 मिनट तभी तो डिफरेंस है, 120 मिनट हरा दिया। ये 120 मिनट है, इसलिए 880 में लक्ष्मण के लिए लिखा हमने। तो हमने स्पीड का रेशो हमारा क्या निकला, हमने सरल रेशो कर लिया तो 25 और 22 निकला। अब देखो राम की जो स्पीड आई है रेशो में 25 आई है, लक्ष्मण की रेशो में 22 आई, लेकिन राम की चाल देखो 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो 25 की जो मान है 40 के बराबर था। तो यहाँ से आप चाहते एक रेशो का मान निकाल लेते हैं, जो भी रेशो आता उसका 22 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4 और 16 का मध्य समानुपाती बी है, तो ए बट्टे बी का मान होगा। तो फ्रेंड मैंने मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो कैसे देखो इसी बेस पे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है आपसे। देखो उसने 2 लाइन ऐड कर दिया, आपको क्वेश्चन से नया क्वेश्चन आपके लिए बन गया। और जिसने वो नहीं पढ़ा होगा वो कर ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन कहेगा ये होता है क्या भाई, मध्य समानुपाती, तीसरा समानुपाती क्या होता है। देखो तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, b² और मध्य अनुपाती जब भी पूछे मैंने आपसे कहा था जो भी संख्या दी हो उसका अंडर रूल निकाल दो, बस यही आपका आंसर निकल आएगा। ये आपको फॉर्मूला लगाना था, इसको ये फॉर्मूला पता होते वो आंसर निकाल लेता। अब देखो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तीसरा समानुपाती ए, तो ए बराबर हमारा क्या होगा b² का मान क्या है 24, तो 24 गुणा 24 बट्टे ए, 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ 72, ये हमारा आगे ए का मान। यानी ए का मान हमको मिला, बी का मान क्या है, देखो बी हमारा मध्य अनुपाती, यानी 4 और 16 का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूल निकाल देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 4 यानी 8। ठीक है, ए बट्टा बी निकालना तो हम यहाँ से यहाँ ही भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 8 ने 72। आंसर नंबर 9 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। 2 मिनट सवाल हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल है, अब यहाँ से सवाल रीजनिंग शुरू हो जाएंगे। 8 से 36 बना है, 6 से क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क है, और 12 76 बना है, तो आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। लॉजिक है कैसे, बहुत तगड़ा लॉजिक है सवाल में। देखिए ये सवाल अभी लेटेस्ट पूछा गया एग्जाम में। देखिए सवाल लॉजिक क्या था, देखो 8 से 36 कैसे बनेगा। पहले इन्होंने क्या करा, 8 को लिए है, फिर इसी का आधा ले लिया 4, तो ये आएगा आपका 32। फिर इसमें 8 का ही फिर 4 को ऐड कर दिया इन लोगों ने अपनी तरफ से, तो हो गया हमारा 36। अब देखिए अगर यही केस 12 में हम लगा के देखें तो 12, फिर इसके आधे से हम गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 12 छिक्का 72, और उसमें हम जोड़ देंगे 4 तो हमारा आएगा 76। यानी ये सेटिस्फाइड हमारा कर रहा है। तो इसी तरह हम 6 को भी लगा लेंगे, 6 इसका आधा से गुणा हम करेंगे 3, इन 6 तिया 18, इसमें हम 4 पे जोड़ देंगे कितना आएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये सवाल को मेरे को समझने में भी 10 मिनट लग गए थे कि इसमें लॉजिक था क्या, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है टीचर्स के द्वारा। ये अगला सवाल है 456, 444, 420, 384, 336, तो अगला क्या आएगा। देखिए ये सीरीज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे एनसीएल में। देखिए हम इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं। 456 से 444 कितना डिफरेंस दिख रहा है हमको, 6 में 4 गया 2 और 45 4 गया 1, यानी 12 डिफरेंस है। इन दोनों कितना डिफरेंस हमको दिख रहा है, यहाँ जगह 4 और यहाँ जगह 2, 24 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है 4 से 384 जाएगा तो हमारा आएगा यहाँ का 6 और यहाँ बचेगा 11, 11 में 8 के 3, 36। यहाँ कितना डिफरेंस दिख रहा है हमको, यहाँ हम देखेंगे 14 में 6 जाएगा बचेगा 8 और बचेगा 37, 37 के 34। यानी देखिए यहाँ 12 का मल्टीपल चल रहा है इन सबके बीच। देखिए 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 48, अगला क्या होगा 12 पंजे 60। यानी 336 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो हमको आंसर हमको मिल जाएगा। अब हम घटाते हैं, 336 और 60 घटा दो, 6 का 6 और 33 6 जाएगा तो जाएगा 27। तो राइट आंसर होगा 276, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला सवाल है अब देखिए यहाँ पे कंट्री के जो कोड लिखा है उन्होंने इतना लंबा कोड लिखा है, पीपल का जो कोड लिखा है वो ये कोड लिखा है, तो हाईवे कोड हमसे पूछा है। अब देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं इसमें। तो लिखा है इसने कंट्री, इसको लिखा है 3, 15, 21, 14, 20, 18 और 25। अब देखिए सी हमारा 3 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, वाई हमारा 25, यानी इनकी प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। देखिए तो हमको आंसर अब हमें लिखा, हाईवे को हमको क्या लिखना है, इसका आंसर हमको निकालना है। एच हमारा कितने पे होता है 8 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, वाई हमारा 25 पे होता है। तो 8, 9, 7, 8, 23, 1 और 25,
ठीक है, लास्ट में 25 वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो यही आंसर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और किसी के एंड में 25 है ही नहीं, और वाई हमारा कितने पे होता है, 25 पे होता है, तो वाई वाला 25 ऑप्शन हमारा यही है। अगला सवाल है 6 से 74 बना, 9 से क्या हम करेंगे, और 5 से 52 बना, कैसे बना उसको करके हम देखते हैं। देखिए 6 से 74 कैसे बन सकता है, 5 से 52 कैसे बना होगा, और 9 से क्या बना है, ठीक है ना। तो लॉजिक ढूंढें, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 36 गुना 72, और ठीक है मिल गया। देखो अगर हम 6 के स्क्वायर में करूँ तो बनेगा 36, ठीक है, 36 का 2 गुना करूँ तो बनेगा मेरा 72, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो बनेगा मेरा 74, अगर ये लॉजिक है। तो अगर 9 का स्क्वायर में करूँगा तो बनेगा 81, इसका 2 गुना करूँगा तो बनेगा 162, और इसमें अगर 2 ऐड करूँगा तो बनेगा मेरा 164, 164 ऑप्शन में है, इन ऑप्शन है फर्स्ट। लेकिन अब तीसरा चेक कर लूँ, 5 का स्क्वायर में करूँगा तो आएगा मेरा 25, 25 का दुगना करूँगा तो बनेगा 50, इसमें अगर 2 ऐड कर दूंगा तो बनेगा 52, यानी जो मैं लॉजिक लगाया सही लॉजिक लगाया, तो राइट आंसर हमारा 164 ही होगा, ठीक है ना। क्या लॉजिक था इसमें, जो संख्या दी है इसका स्क्वायर कर दो, जो आया प्रोडक्ट उसका 2 टाइम्स कर दो, और जो भी आया उसमें 2 ऐड कर दो। 3 लॉजिक लगे हुए हैं इसमें। अगला सवाल है 56, 5, 9, 80, 8, 12, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। ऐसे सेट आपको, ये सेट आपको दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा, आपको इसी सेट में जो चीज़ फॉलो हो रहा है आपको वो सेट ढूंढना पड़ेगा। आप देखो इसमें सेट में क्या लॉजिक ला सकते हैं, आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए इसमें एक लॉजिक अगर मैं ये देखूँ, 9 का स्क्वायर, देखो 9 और 5 से 56 लाना है हमको, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अगर मैं दोनों घटा दूँ तो 11 में 5 जाएगा 6, 7 जो जाएगा 5, 56 हमारा आ रहा है, अगर लॉजिक है। तो ऐसे हम दूसरे संख्या देखें, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 64, अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा 80, यानी ये लॉजिक हमको ढूंढना है, ठीक है ना। तो हम चौथा ऑप्शन से हम इसका इसमें छोटा वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है, पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, हम इसको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9 में 6 जाएगा, बचेगा 3। देखो यहाँ 3 तो इकाई अंक आ ही नहीं रहा, ये लॉजिक इसमें है ही नहीं, यानी सेकंड ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा हम ढूंढते हैं चौथा, तो चौथा देख लेते हैं पहले। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसको हम घटाएं, 6 में से गया 5, 9 में 2 के 7, 75। तो देखो 75 हमारा आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर होगा, हम और ऑप्शन चेकअप नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। क्या लॉजिक था, इसका स्क्वायर इनका डिफरेंस प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर इनका डिफरेंस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग व्हीकल्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल फॉर ऑर्डर, कार, ट्रेन, साइकिल, ट्रक, ऑटो रिक्शा। तो हमको वैसे दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा होता है, ऑटो रिक्शा होता है ना, सबसे छोटी हमारी साइकिल होती है, तो पहले हम लेंगे 3 को। इससे बड़ी कौन सी होती है, ऑटो रिक्शा होता है, तो हम लेंगे 5 को। ऑटो रिक्शा से बड़ा क्या होता है हमारा, कार होती है, तो हम लेंगे 1 को। कार सबसे बड़ा क्या होता है, फिर ट्रक होता है, और सबसे बड़ी क्या होती है, ट्रेन होती है, तो ये आएगा 2। यानी लॉजिक हमारा बनेगा 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। अगला सवाल है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन आंसर है, और ये आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए जब भी इस सवाल को देखने को मिले ना, आप क्या करिए इसी को यहाँ पलट दीजिए, जैसे पेपर फोल्ड करते हैं इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, बड़ा एरो ऊपर चल जाएगा, छोटा एरो नीचे आ जाएगा। अब देखो बड़ा एरो ऊपर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको, बड़ा एरो ऊपर गया, छोटा एरो नीचे आ गया, बाकी ये तो बन नहीं सकता वैसे भी, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है इस साइन का क्या मतलब है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन एंड ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो फ्रेंड्स आप सबको देख रहे हैं गाड़ी चल रही है और ये क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी ओवरटेकिंग निषिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही करें।